शुरू करें। चलिए, सो बेटा कल जो आपके 7 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए, आज जो मैं शुरू करना चाहता हूँ वो है प्रोडक्शन फंक्शन। ये वाला जो सेशन होगा वो हमारा थोड़ा सा 3:30, 3:35 या 40 तक होगा। फिर 6 से 7 फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का आपका मेजर चंक बचा हुआ है, इसलिए सर शायद 1.5 घंटा ले रहे हैं। तो चलिए सर, पहले बात की जाए प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन आप भी जानते हैं, प्रोडक्शन का मतलब होता है जब रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड में क्या करते हैं, कन्वर्ट। रॉ मटेरियल आपके पास आया और आप क्या करेंगे बेटा, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन। इसके बाद बेटा प्रोडक्शन बोलेंगे, और बेटा जब आप क्या करते हैं, आप इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है Q इक्वल टू एफ एल कॉमा के। मैं ये कहता हूं बेटा, ये जो L कॉमा के है ये हो गया इनपुट। क्या हो गया बेटा, इनपुट। और जो Q हो गया वो हो गया आउटपुट। क्या हो गया बेटा, इनपुट लगाने से ही आउटपुट मिलता है, बिना इनपुट के आउटपुट मिलता नहीं। आज आप यहाँ पढ़ रहे हैं डिवीजन में, आपका रिजल्ट आएगा, तो ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया, इनपुट, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट। तो बेटा यहाँ पे भी बोलते हैं क्वांटिटी इक्वल टू फंक्शन L कॉमा के, मतलब कितना लेबर कितना कैपिटल यूज करके आपने कितनी क्वांटिटी बनाई। लेबर और कैपिटल ही क्यों लिया सर, अब बोल उठा सर, लेबर कैपिटल के अलावा बहुत सारी चीज़ें लगाने को होती हैं। मैंने बोला बोलो क्या क्या होता है, बोला आपने ही तो बोला था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड होता है, लैंड लगाया जाता है, लेबर लगाया जाता है जो आपने बोल दिया, कैपिटल लगाया जाता है वो भी बोल दिया, फिर सर एंटरप्रेन्योरशिप लगाई जाती है, क्रिएटिविटी। सर ये दो तो आपने बोला ही नहीं बेटा। लेबर से बेटा मेरा मतलब है, लेबर से मेरा मतलब है वेरिएबल फैक्टर। लेबर सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, सिर्फ लेबर और कैपिटल से कुछ नहीं चलता। बोलो लैंड भी तो होनी चाहिए। मान लीजिए एकेडमी ने बेटा लेबर लगा दी, लेबर का सेंस मान लीजिए फैकल्टीज और आईटी टीम लगा दी, और कैपिटल लगा दिया, क्या इससे हो सकता है सब कुछ, नहीं। इस एकेडमी को लैंड भी लेनी पड़ी होगी। बोलो क्रिएटिविटी मतलब एंटरप्राइज भी करनी पड़े। लेबर से मतलब होता है वेरिएबल फैक्टर, लेबर से क्या मतलब होता है, और कैपिटल से होता है फिक्स फैक्टर। कैपिटल से क्या होता है बेटा, फिक्स फैक्टर। इसका मतलब ये है सिर्फ लेबर और कैपिटल से कुछ नहीं होता, लेबर कैपिटल एक पार्ट है, इन चारों में से लेबर कैपिटल 2 ही हैं, बाकी और चीज़ें भी लगती हैं बेटा। ये तो सच बताऊं, ये तो 4 ही बोला गया है बेटा, बहुत सारी चीज़ें लगती है। ह्यूमन रिसोर्स लगते हैं, उसके बाद क्रिएटिविटी लगती है, मार्केटिंग लगती है, प्लानिंग लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बट 4 आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। समझ में आया। तो बेटा जब आप प्रोडक्शन को ऐसे एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन। इजी, समझ आया। यस सर। तो बेटा यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर आप लैंड लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा। वैसे आपके मैक्रो का भी कॉन्सेप्ट है, क्या बोलते हैं इसको, बोलो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, ये लगाने पे ये मिलता है, लगाने पे ये मिलता है, इस पूरे को क्या कहा जाता है, करेक्ट बोले, करेक्ट बोलिए, थोड़ा इसको एक्यूरेट करिए। कौन सा फ्लो, इनकम फ्लो नहीं यार, पीछे अनिमेश, लक्ष्मण, निमेश, लक्ष्मण, ओम, काजल, कृतिका, पीछे के भी बता दीजिए तो याद कर लें, इतने तो याद कर लिए। रोशनी, नैना, बताइए बेटा। इसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो। क्या कहा जाता है बेटा, सर्कुलर फ्लो। लैंड लगाने पे क्या मिलता है बेटा, रेंट। क्या मिलता है बेटा, लेबर लगाने पे क्या दिया जाता है, वेजेस। कैपिटल पे क्या दिया जाता है, सीख ही रहे होंगे अकाउंट्स के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और लास्ट एंटरप्राइज पे क्या दिया जाता है बेटा, प्रॉफिट। याद रहेगा, बोलो। इसके बाद बेटा प्रोडक्शन फंक्शन आपको मैंने बता दिया बेटा। बिजनेस यहाँ पे बताया जाता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और, गौरिका बोलते जाइएगा ताकि याद होते जाए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, लॉन्ग रन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम में। बेटा कोई भी बिजनेस होता है तो पहले उसको शॉर्ट रन पे चला के एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि आपने लॉन्ग रन पे कर दिया और आप फेल हो गए तो आपको बड़ा नुकसान होगा। शॉर्ट रन पे ले आते हैं, इसलिए शुरुआत के जो बिजनेस होते हैं वो रेंटल होते हैं, कि रेंट पे पहले अपना आउटपुट देख लिया जाए फिर खुद का अकेडमी खोलेंगे। तो बेटा शॉर्ट रन में क्या होता है, एक फैक्टर फिक्स होता है और एक वेरी होता है। एक फैक्टर फिक्स होता है और एक वेरी को अपन वेरिएबल लिख सकते हैं क्या, बोलो। तो एक हो गया फिक्स और एक हो गया वेरिएबल। एक हो गया फिक्स और दूसरा क्या हो गया, वेरिएबल। फिक्स जैसे मान लीजिए मुझे एकेडमी एक शॉर्ट टर्म पे खोलनी है तो फिक्स हो गई ये बेंचेस, फिक्स क्या हो गई बेटा, और वेरिएबल हो गए आप बच्चे। वेरिएबल क्या हो गया बेटा, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मुझे रिस्पॉन्स, बोलते जाइए ताकि याद होता जाए, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मैंने सोचा अब एकेडमी जीवन भर चलानी है, मैंने उसको लॉन्ग रन में ले गया। किस में ले गया बेटा,
तो बेटा मुझे दो सारे फैक्टर को वेरिएबल करना पड़ेगा। क्या इतनी बेंचेस में मैं जीवन भर चला पाऊंगा? क्या मुझे बेंचेस बढ़ानी पड़ेंगी? क्या करनी पड़ेंगी बेटा? तो जो बढ़ता है वो फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? एक्चुअल में बेटा यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल तो वेरिएबल होता ही है, फिक्स भी आप कन्वर्ट करके किस में कर देते हैं? वेरिएबल। किस में कर देते हैं बेटा? वेरिएबल। अनिमेश समझ आया क्या ये वाला? ठीक है बेटा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कल एक लॉ बताया था, लॉ ऑफ डीएमयू, कि आप कंजम्पशन कमोडिटी का बढ़ाते जाते हैं बेटा तो आपका आगे का बढ़ते जाता है। बेटा यहाँ पे भी एक लॉ बताना चाहूंगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बेटा जब कोई फिक्स फैक्टर के साथ, एक एग्जाम्पल, ये हॉल की कैपेसिटी 100 बच्चों की है, कितनी है बेटा? इस हॉल को मैं बोलता हूँ फिक्स फैक्टर। क्या बोलता हूँ बेटा? और आप बच्चों को बोलता हूँ वेरिएबल फैक्टर। आप बच्चों को क्या बोलता हूँ? वेरिएबल फैक्टर। ठीक। तो बेटा जब आप फिक्स के साथ वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, फिक्स के साथ क्या करते हैं बेटा? वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, तो आपका प्रोडक्शन इनिशियली राइज हो जाता है। इनिशियली क्या हो जाता है बेटा? राइज। लेकिन बेटा उसके बाद भी अगर आप करते जाते हैं, मान लीजिए 100 बच्चे यहाँ पे भर गए, अब अगर मैं और बच्चे करते जाऊंगा तो क्या आप लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे? क्या आपको सफोकेशन होगा, आपको परेशानी होगी, मुझे सब कुछ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। बेटा धीरे 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 मेरा प्रोडक्शन डाउन जाएगा, एक एक जीरो पे आएगा और उसके बाद कहाँ चला जाएगा बेटा? नेगेटिव में। नेगेटिव। ये तो नॉर्मल क्लास ही, वरना मैं मेरा ऑटो का एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, वो कभी और सुनाएंगे। इनिशियली आप ये समझ लीजिए, फिक्स के साथ जब वेरिएबल कंबाइन किया जाता है तो वो उसके मैक्सिमम पे पहुंचता है। जैसे मैं 100 पे पहुंच गया, किस पे पहुंच गया बेटा? उसके बाद भी बेटा मैं बच्चों को भरे जा रहा हूँ, एक वक्त पे बेटा नीचे आते जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी कंफर्टेबली बैठ नहीं पाए। एक्चुअली क्या होता है बेटा, फिक्स वर्सेस वेरिएबल का ना एक रेशियो होता है। इसका रेशियो क्या था सर? इसका रेशियो था 1:100। इसका रेशियो क्या था बेटा? क्या था बेटा? 1:100 था। अगर मैं रेशियो को बिगाड़ूंगा ना बेटा, क्योंकि ये नहीं चेंज हो सकता, वन चेंज ही नहीं हो सकता, रूम चेंज ही नहीं हो सकता, या तो फिर दूसरे रूम में दूसरी क्लास लगाइए, या तो फिर हॉल बड़ा कर दीजिए, बड़ी वाली क्लास में लीजिए। लेकिन हर एक फिक्स फैक्टर का एक बेटा वेरिएबल फैक्टर का फिक्स रेशियो है, आप उस रेशियो से नहीं कर सकते। गाड़ी आपकी फिक्स है लेकिन उसकी स्पीड वेरिएबल है, और उसका भी एक है कि आप इसको मैक्सिमम से ऊपर नहीं पहुंचा सकते। बोलो ठीक है, याद रहेगा। तो बेटा यही होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें बेटा जो नजर हमें दौड़ानी चाहिए, टीपी एमपी एपी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं। क्या टीपी को बेटा मैं टीयू बोल सकता हूँ? क्या कल ही सिखाया था कि जैसे अपन ने टीयू और एमयू सीखा था, टीयू और, वैसे अपन क्या निकालेंगे? टीपी और। बेटा टोटल अपन कैसे करते थे? प्लस करके। और ये टोटल कैसे कल किया था? प्लस करके। इसमें भी ऐसे ही किया है बेटा, जैसे टीयू होता है वैसे ही टीपी होता है, वैसे ही टीपी होता है। बस वहां पे यू सरनेम था, यहाँ पे पी सरनेम है, याद रहेगा। और बेटा मार्जिनल कैसे निकाला था? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। 25 में से 10 कितना आएगा? 45 में से 25 कितना आएगा? याद रहेगा। अब इसके अगले चैप्टर में शायद आज कराऊं या कल कराऊं, आज ही कराने की कोशिश है। उसको बेटा टीपी को मैं टीसी बोलूंगा, मार्जिनल प्रोडक्ट को मैं एमसी बोलूंगा, मार्जिनल कॉस्ट। बोलो याद रहेगा? ठीक है बेटा। इसके बाद एवरेज तो आप जानते हैं बेटा, एवरेज जरूर सिखा देता हूं, क्योंकि आपने एवरेज यूटिलिटी नहीं पढ़ी थी, एवरेज सिर्फ प्रोडक्ट में ही पढ़ा जाता है। बेटा जब आप टोटल को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइड बाय 1 कितना होना चाहिए? 10 डिवाइड बाय 1 कितना होना चाहिए? 10। 25 डिवाइड बाय 2 छोड़ दो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी पर्सनल कार से उज्जैन जा रहा था। पर्सनल कार तो थोड़ी अच्छी दिखती है, ये तो पन्ने ऐसे ही बने, वरना सर ऐसी गाड़ी में कहाँ जाएंगे, अम्बेसडर है ये तो सुनिएगा बेटा, मेरी जो कॉस्ट लग रही थी वो 3000 लग रही थी। कितनी लग रही थी? आने और जाने का पेट्रोल, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे 3000 लग रहा था। एक दोस्त मिल रहा, कहता है मैं भी चलूंगा, तेरी कार में 4 जनों की जगह है, खिड़कियां 4 हैं, मैं भी चलूंगा। मैंने कहा ठीक है, और अच्छा हो गया। मैंने इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो इसका और मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया बेटा? 1500। कितना आ गया? तीसरे दोस्त ने कहा मैं भी चलूंगा, 3 हो गए हम। बोलो तो एक पे एवरेज कितना आएगा? 1000। एक और दोस्त ने बोला चौथी खिड़की भी खाली क्यों रहे, मैं चलूंगा, कितना आ गया? 750। बोलो। पांचवें दोस्त ने कहा बीच में मेरे को भी बिठा लेना, पीछे 3 बैठ सकते हैं, आगे 2 पीछे 3, वैसे बैठ तो कितने भी सकते हैं। जैसे वो बच्चियां 5 बैठ गई 2 व्हीलर पे, वो एंटॉर्क करके आती है, एक थोड़ी बाउंसर जैसी गाड़ी आती है, एंटॉर्क देखा है क्या? जैसे आवाज़ भी से दो थोड़ा वो करती है, वो थोड़ी सी हेल्दी गाड़ी, बड़ी हेल्दी रहती है, देखा है एंटॉर्क नीचे खड़ी रहती, उस पे गए थे लोग 5 जने। चलो तो 5 जने हो गए।
अरे बोलो 5 जने हो गए तो एक पे कितना आएगा? एक ने बोला मैं भी आगे पीछे दुबला पतला हूँ, थोड़ा सा सरक जाना, धीरे से करके गेट अपन जोर से लगा देंगे, अपन अंदर फिट हो। करते ही है, इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता ही है। थोड़ा सा सर के बस एक बार गेट लग गया, बाहर से किसी को बोलते हैं जोर से गेट लगाना है ना, जोर से लगाना। इंडियन फैमिलीज के नॉर्मल कम्युनिकेशन है। 6 जने हो गए, बस इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे अपन। दैट इज़ 500, दैट इज़ 500। कहने का मतलब एवरेज कॉस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय नंबर। एग्जाम्पल का मतलब ये था। इसको अपन बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? एक एक की एवरेज कॉस्ट कितनी है? 600। इसको अपन बोलेंगे टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे लक्ष्मण? और इसको बोलेंगे आउटपुट या वेरिएबल फैक्टर। आउटपुट ही तो था 5। बोलो समझ में आया? बस यहाँ मैंने AC और TC बताया, वहाँ पे आप क्या सीख लीजिए, AP और TP। बेटा तरीका सेम है, डिवाइड करते जाइए आउटपुट से और एवरेज निकालते। बेटा ट्रिक बना लेनी चाहिए, पता है टोटल का मतलब होता है। अच्छा बताओ, किसी चीज़ का भी टोटल निकालना है तो क्या साइन यूज़ करोगे टोटल निकालने के लिए? प्लस की। इसकी टोटलिंग कर लो, टोटल कितने बचे हैं तो प्लस करेंगे। बेटा किसी की अगर मार्जिन निकालनी है, मार्जिनल निकालना है तो क्या करोगे बेटा? किसी चीज़ का एवरेज निकालना है, किसी का एवरेज, तो कैसे करोगे? डिवाइड। तो हाँ, यहाँ पे भी हम वही ट्रिक को फॉलो करते हैं। समझ आया? ठीक है बेटा। ठीक, इसके बाद बेटा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। बेटा जो टीपी होता है वो इनिशियली राइज होता है, जहाँ से वो राइज होना शुरू होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? कई लोग बोलते हैं जहाँ पे वो मैक्सिमम पे पहुँचता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक बार शुरुआती तौर में था मेरे करियर का, वो था करियर का स्टार्टिंग तो नहीं था, बीच में आ गया था। बड़ा 5-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने बैठे थे मेरा डेमो लेने एक जगह। कहीं की बात है, वो मैं कहाँ था वो नहीं बताऊंगा। 5-5 6-6 बैठे थे। बोला पढ़ाओ, तो मैंने यही पढ़ा है, प्रोडक्शन फंक्शन। ये टॉपिक उन्होंने दिया था। बोला पता है TP MP ये वो। बड़े कॉन्फिडेंस से मैंने बोला कि यहाँ पे जहाँ MP 0 होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, और वाकई बोलते हैं। वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो गया, बोलते हैं कि वहाँ पे नर्वस हो गया, मैंने कह दिया कि जो मैक्सिमम पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बोला श्योर? मैंने कहा डैम श्योर। कॉन्फिडेंस तो अपना एक कल भी था 10 करोड़ का होना चाहिए, में 10 रुपए नहीं। बोले श्योर, सोच लो एक बार। मैंने कहा श्योर। बोला ठीक है सर। फिर बाद में आके पढ़ा, यार जहाँ से शुरुआत होती थी वहीं को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, धीरे धीरे आप चीज़ सीखते हैं। ठीक है, बोलो। तो बेटा जहाँ से इनिशियली राइज होना शुरू होता है, भूल गया था, याद तो था बट वहाँ पे नर्वसनेस में भूल गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। बोला नहीं इसको ही कहते हैं, इसको श्योर कहते हैं। मैंने कहा डैम श्योर इसको ही कहते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। समटाइम्स आपका कॉन्फिडेंस भी चेक किया था, बट ठीक है, कॉन्सेप्चुअली भी राइट होना चाहिए। तो बेटा जहाँ से राइज होना शुरू होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ वो मैक्सिमम पे पहुँचता है, हमेशा ध्यान रखना, जहाँ TP मैक्सिमम पे पहुँचता है वहाँ MP 0 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? 0। अभी आपको बताता हूँ, देखो टोटल प्रोडक्ट बेटा मैक्सिमम पे कहाँ पे पहुँचा था? 75। कहाँ पहुँचा था बेटा? यहाँ 0 क्यों नहीं हुआ? मतलब ये नहीं, मैक्सिमम 45 60 60 75 नहीं, फिर कुछ गड़बड़ी हुई। 75 नहीं, यहाँ तो बेटा ये बढ़ते गया, फिर यहाँ पे नीचे हुआ, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे उसका मिनीफर नहीं। फिर अपने को दूसरा इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। TPMP का कोई दूसरा है क्या? नहीं। तो इसमें इसका 0 का नहीं बोला है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, जब TP का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक मैं आपके सामने TP और MP का करूंगा, शायद मेरे पास नोट्स ढूंढना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं पहले से ही वो ढूंढ दूंगा। तो बेटा जहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंचता है वहीं पे 0 हो जाता है। प्रोबेबली इनके बीच में होना चाहिए था 0, इनके बीच में 0 होना चाहिए था। है क्या यहाँ पे कोई? है आपके पास फिगर है कोई? बताओ जरा इनके फिगर्स अपन देखें। TP और TP बता दीजिए। MP तो अपन निकाल, अरे TP आप ही बता दीजिए, अपन MP निकाल लेंगे। बताइए TP। 10 30 45 52 52 यहाँ हो जाएगा, फिर 48 यहाँ हो जाएगा 0। MP निकालते हैं, पहला 10 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 10। फिर 30 - 10, अरे बोलो नीचे से ऊपर माइनस, लक्ष्मण नीचे से ऊपर माइनस करना है। 45 - 30 15, 52 - 45 52 - 52 0, 48 - 52। तो जहाँ पे मैक्सिमम पहुंचा 52, 52 के बाद गिरावट शुरू हो गई ना बेटा, बोलो। तो जहाँ गिरावट शुरू हो गई मतलब मैक्सिमम पे पहुंच गया, तो ये हो गया मैक्सिमम पे 0। ठीक है, ऐसे चेक करना चाहिए। तो बेटा जहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंचता है वहाँ पे क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है बेटा? और जहाँ से गिरना शुरू होगा वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसे बोलते हैं TP जब राइज होता है तो MP भी राइज होता है। TP जब मैक्सिमम पे पहुंचता है तो ये 0 होता है, TP जब नीचे आता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। और जहाँ ये 0 होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। इजी?
ठीक है बेटा। इसके बाद ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। हाँ, इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग 3 स्टेजेस होती हैं, प्लीज़ ये सीख लीजिए। ये जो पहली स्टेज हुई जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके पहले का फेज 1 लिखा हुआ भी है, ये वाले को कहते हैं बेटा इंक्रीजिंग। क्या कहते हैं बेटा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फर्स्ट वाला जो होता है दैट इज ऑफ इंक्रीजिंग। इसके बाद बेटा यहां से गिरना शुरू होता है, देखना किसको? एमपी को देखना है। किसको देखना है बेटा? यहां से गिरना शुरू होता है, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फेज 2। और यहां से बेटा नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इसको बोलते हैं फेज 3, दैट इज नेगेटिव। इस 3 रिटर्न होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव। देखना किसको है? एमपी को। किसको है बेटा? टीपी को मत देखना। टीपी को देख लिया तो बोलोगे इंक्रीजिंग, फिर बोलोगे इंक्रीजिंग, फिर बोलोगे डिमिनिशिंग। देखना एमपी को है, पहला इंक्रीजिंग, पहला इंक्रीजिंग, फिर डिमिनिशिंग, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आपका चैप्टर खत्म। बढ़ें क्या आगे? कॉस्ट शुरू कर दें क्या? बोलो, जितना हो पाए कॉस्ट उतना तो करें, बेसिक तो करें। ठीक है, आपका क्या बचेगा बेटा? जो रुक सकते हैं वो जरूर रुकिएगा। 6 to 7 बैच है फिर मेरी बेटा, 6 to 7। आज और कल का ही रिवीजन है अपना प्रोबेबली। तो अच्छा, आपके अकाउंट से सर आ गए हैं क्या बेटा? नहीं सर, क्या 5 मिनट में 4 मिनट में आ जाएंगे? ऐसा लग रहा है क्या कि मैं कंटिन्यू करूं? नहीं तो मैं कॉस्ट को 4 मिनट में उठाऊं नहीं। हाँ, कर लो। देखो बेटा, अभी अपने पास कॉस्ट है, फिर अपने पास रेवेन्यू है बड़ा छोटा सा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये अपना एजेंडा है। इसमें सबसे बड़ा कॉस्ट है, उससे छोटा रेवेन्यू, सबसे छोटा इक्विलिब्रियम और थोड़ा सा मिड में प्राइस इलास्टिसिटी। अगर प्राइस इलास्टिसिटी छूट भी गया चिंता मत करिएगा, अपने को मेन 3 करना है, तो मैं फ्रेशली कल प्राइस इलास्टिसिटी 3 to 4 में ले लूंगा। 3 to 4 में। बेटा विनय सर आपको दिखे क्या? नहीं ना? बोलो, एटलीस्ट कॉस्ट का हम बेसिक ही कर लें। बेसिक तो देख लें कि कॉस्ट होता क्या है। चलिए बेटा, कॉस्ट का मतलब होता है बेटा जितना प्रोडक्ट को बनाने में आपकी एक्चुअल लागत लगी है या कॉस्ट लगी है, ठीक है, जितना एक्सपेंडिचर बेटा एक प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे देता है। मैं हमेशा बताता हूँ बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू प्राइस। बेटा वो सामने वाला प्रोड्यूसर क्या करता है? उस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड करता है। किसको ऐड करता है? प्रॉफिट को ऐड करता है, और वो क्या हो जाता है? प्राइस के बराबर। किसके बराबर बेटा? जैसे मान लीजिए 10 रुपए का आप पार्ले जी खाते हैं, तो मे बी प्रोबेबली शुभ उसकी बेटा कॉस्ट होती होगी 4, और उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करते हैं बेटा? 6। क्या करते हैं बेटा? 6। तो टोटल कितने का हो जाता है बेटा? इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, 2 टाइप की कॉस्ट, वैसे तो बहुत टाइप की कॉस्ट बताई, मेन पहले 2 सीखिए, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और एक एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर का ऊपर घर है, नीचे उसने क्लिनिक खोला है, तो जो उसको कॉस्ट करना ही पड़ेगा, डिस्पेंसरी टेबल लाना पड़ेगा, इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, सारी चीजें जो उसको खर्च करना ही पड़ेगी इररिस्पेक्टिव भले उसने घर के नीचे खोला है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। क्या बोलते हैं बेटा? लेकिन उसने रेंट बचा लिया, उसने इलेक्ट्रिसिटी बचा लिया, वाटर बिल बचा लिया, टाइम जो ट्रैवलिंग में लगना था, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो बचा लिया, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट। जो बचा लिया उसको क्या कहते हैं? और जो खर्चा करना ही पड़ा बचाने के बाद, उसको भी क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्लिसिट। याद रहेगा बेटा। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो फिक्स होती है इररिस्पेक्टिव बेटा यूनिट कितनी बन रही है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हॉल का बेटा, मान लीजिए मैं रेंट पे करता हूं 10,000। कितना रेंट पे करता हूं बेटा? अब भले बेटा मैं 10 बच्चे पढ़ाऊं, चाहे 50 पढ़ाऊं, चाहे 100 पढ़ाऊं, मुझे कितना पे करना पड़ेगा बेटा? 10,000। कितना पे करना पड़ेगा? 10,000। समझ आया? लेकिन बेटा, तो बेटा फिक्स कॉस्ट का कभी भी रिलेशन किससे नहीं होता बेटा? रिलेशन कभी भी क्वांटिटी से नहीं होता। किससे नहीं होता बेटा? क्वांटिटी से नहीं होता। नेक्स्ट होती है वेरिएबल। नेक्स्ट क्या होती है बेटा? जो वेरी करती जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है भी ठंडी ज़्यादा है तो मुझे फ़ैन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं चलाना पड़ रहा सारी, बट गर्मी में फ़ैन भी और आप जो एसी देख रहे हैं वो भी चलानी पड़ती है, तो बेटा उस समय इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है। अभी क्या आ रहा है बेटा? फिर गर्मी में ज़्यादा आएगा, फिर ठंड में कम आएगा। इसको जो वेरी होता रहता है, मान लीजिए अभी हमारा छुट्टी लग रहा है, मान लीजिए इसके बाद 2-5 दिन का, तो उसमें आप सब नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम होगा ना, फिर आप आने लगेंगे फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा? जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज हो जाए उसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद बेटा जो टोटल कॉस्ट होती है बेटा, वो फिक्स प्लस वेरिएबल कंबाइन होने से बनती है, इसलिए फॉर्मूला हो गया TFC प्लस TVC। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके साथ ही बेटा एक और फॉर्मूला जोड़ लीजिए, मतलब साथ में AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। बस मैंने T की जगह A लगा दिया और कुछ नहीं करा, T की जगह A लगा दिया और कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। याद रहेगा? बोलो। इसके बाद बेटा एवरेज, हमेशा मैंने आपको सिखाया बेटा, एवरेज हमेशा डिवाइड होने से होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे सीख लीजिएगा। जी सर। यस सर। फिर मेरी
जी सर। नहीं, वो तो 6 से 7 फीट। तो जो आपसे लास्ट लेक्चर में आज के 3 to 3:30 में बात हो गई थी, वो कॉस्ट की बात हो गई थी। मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता रहा था और मैं 2 फॉर्मूले आपको बता चुका था। सबसे पहले बेटा मैंने बताया था टीसी जो होता है वो टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, एसी जो होता है वो एएफसी प्लस एवीसी होता है। ठीक, ये बता दिया था। बट टी की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था बेटा, ए। टी की जगह क्या लगा दिया था, ए। अब बेटा एक चीज यहाँ पे समझिएगा, जो एसी होता है, एवरेज कोई भी हो बेटा, एवरेज कोई भी हो, वो हमेशा डिवाइड से ही आता है। ये ट्रिक अपन ने देख ली। तो एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी। आप देख रहे हैं, या एसी है तो टीसी है, एसी है तो, या एएफसी आ गया तो टी एफसी आ गया। बोलो। और बेटा एक लास्ट सीख लीजिए, एवीसी आ गया तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टीवीसी बाय क्वांटिटी। इजी, याद रहेगा। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया, टीसी भी करा दिया और ये भी करवा दिया। लास्ट बेटा एक और सीख लीजिए, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ऊपर माइनस करते हैं, ये अपने को ट्रिक पता है, जिसका होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 या डेल टीसी अपॉन डेल क्वांटिटी, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये भी होता है, ये बड़ा एक्सेप्शन केस में आता है। बाकी तो बेटा ओम क्या आता है बेटा, ओम है हमारे बीच में, हाँ। तो ओम टीसीएन मतलब नीचे से ऊपर अपन माइनस करते हैं, ये अपन ने सीख लिया। ये सारे फॉर्मूले बता दिए। मैं बेटा इसका एग्जाम्पल कराता, लेकिन आप एग्जाम्पल आप करेंगे। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये अगर 2 चीजें गिवन है, ये इतना, तो आपको इससे इन दोनों को ऐड करने से टीसी आ जाएगा। एक बार दिखा देता हूं, इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा बेटा, टीसी आ गया तो बेटा एसी आ जाएगा और एमसी आ जाएगा। एसी कैसे आएगा, डिवाइड करने से, और एमसी कैसे आएगा, नीचे से ऊपर माइनस करने से। अब अगर टीसी आ गया, टीसी आ गया, और अब बेटा सुनिए, टीएफसी से बेटा एएफसी आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एएफसी आएगा। टीवीसी आ गया तो एवीसी आ जाएगा। बोलो। और आपका एसी कैसे आया था बेटा, सुनो, एसी के 2 तरीके थे। टीसी को आपने डिवाइड किया था क्वांटिटी से, टीसी को किससे डिवाइड किया तो एसी आया बेटा। एक और तरीका होता है बेटा, इन दोनों को ऐड करके भी देखना एसी आ रहा है क्या। एक एक अपन देखते हैं सर, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। टीसी यहां पे है 150, कितना है बेटा, को 1 से डिवाइड करिए बेटा, तो कितना आना चाहिए, 150 को 1 से डिवाइड करा कितना आया 150। और बेटा 100 और 50 को ऐड करा तो भी 150 आया। तो दोनों तरफ से हमें वेरीफाई हो गया। किस तरीके से बेटा, अपन ने एसी को 2 तरीके से वेरीफाई करा, टीसी बाय क्वांटिटी से या एएफसी प्लस एवीसी, एवीसी दोनों तरीके से वेरीफाई करना चाहिए। ठीक बेटा, इसके बाद तो आपके वो कुछ कॉस्ट के कर्व्स हैं, वो ठीक है, वो कर्व आप एक बार देखेंगे। मैं आपको बताता हूं बेटा, टीएफसी का जो कर्व होता है बेटा, वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा होता है बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी का कैसा होता है बेटा, टीवीसी का कैसा होता है, कैसे, क्या ऐसे होता है, क्या ऐसे होता है। इसको बोलते हैं इनवर्स एस शेप्ड। क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स एस शेप्ड टीवीसी का। और टीसी का भी बेटा एक लेवल से ऐसे ही होता है, इनवर्स एस शेप। बट क्योंकि बेटा फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है। फिक्स कॉस्ट कैसी होती है बेटा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये बेटा होता है इनवर्स एस शेप। कैसा होता है बेटा, इनवर्स। ये हो गया टीवीसी, ये हो गया टीएफसी, और ये हो गया बेटा टीसी। ये क्या हो गया बेटा, टीसी। ठीक है, इसके बाद भी बेटा अलग अलग कर्व होते हैं। एक जो एवीसी और एसी का होता है, मैंने लिख के रखा है, वो यू शेप्ड होता है। कैसा होता है बेटा, यू शेप्ड, यू शेप्ड। आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो यू शेप जाएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का भी यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट का कैसा होता है बेटा, यू शेप्ड। ठीक है, एएफसी का जो होता है बेटा, एएफसी का कर्व कैसा होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है। हाँ करेक्ट बोला आपने, बिल्कुल। एएफसी का जो होता है वो ऐसे होता है। इसको बोलते हैं बेटा, इस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप को क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपर। सबसे ज्यादा जो मैंने कोई क्वेश्चन देखा है बेटा, वो यही वाला देखा है, एएफसी वाला। कौन सा वाला बेटा, एएफसी वाला। ठीक है बेटा, इनके रिलेशन है, रिलेशन तो आप आराम से कर लेंगे। इसी के साथ कॉस्ट आपका खत्म। ठीक है, बड़े आगे रेवेन्यू की तरफ बेटा। रेवेन्यू बड़ा छोटा है बेटा। बेटा जिसको भी आपने यहां पे टीपी देखा था या टीसी देखा था, अब वो यहां जाके टीआर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, टीआर, टीआर, टीआर। कुछ अगर एक आध रेवेन्यू नहीं है आप लोगों को, है कि नहीं है, इधर जब बना कर रहे हैं
नहीं है। सेकंड बेंच वेरीफाई कर लीजिए पहले, रेवेन्यू है कि कहाँ है? वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा। देखिए मेरे को पता है ना क्या निपुण, कोई बात नहीं यार। नहीं है, नहीं है आपके इसमें रेवेन्यू नहीं है एमपी बोर्ड में, बड़ी अच्छी बात है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है तो अपना तो बेटा रेवेन्यू तो रिवाइज किया ही हुआ है, तो अपन एमपी बोर्ड वालों के लिए नहीं रिवाइज करते हैं क्योंकि इनके इसमें एमपी बोर्ड में नहीं है। अपना तो रिवाइज किया हुआ है, टीआर एमआर गौरी का किया हुआ है ना, ठीक है। गौरी कहने वाला हाँ सर जल्दी फटाफट, उसकी फेस बता रहे जल्दी जल्दी सर जल्दी जल्दी करिए। फिर एक काम करिए बेटा, कल का झंझट ही छोड़ते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपका प्रोबेबली 5 से 10 मिनट लेगा और इलास्टिसिटी 5 से 10 मिनट लेगा, ठीक है। हो सकता है 7-5 हो जाए, लेकिन फिर ऐसा हो जाएगा कल नहीं आना होगा, कल डायरेक्ट अकाउंट्स में आपका आना होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं आपका भी कल से तो नहीं है, आपका भी 11th का भी कहाँ से कल, कल से मेरी बैच नहीं है आपके इसमें। हाँ आई एम आउट, सो यू यू ऑल कैन एंजॉय योर न्यू ईयर। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फॉर 4-5 days आई एम आउट। और विनय सर भी नहीं है बेटा 31st से तो। हाँ तो अच्छा है, आप लोग ले ही लो, फिर ले ही लो, बोल के ले लो आप। हाँ बस वही निकाले, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विथ रेवेन्यू। हाँ है ना, क्योंकि बेटा भले वो रेवेन्यू रहे ना रहे, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में काम जरूर आएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, कर लेते हैं गौरी का, कर लेते हैं बेटा, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में काम आ जाएगा। यहाँ कर लिया तो वहां काम आ, बेटा देखिए वहां मेहनत करने से अच्छा है यहाँ थोड़ा सा कर लेंगे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आसान है, देर उतना ही लगेगा, दोनों मिला के 10 मिनट लगेगा, काउंट कर लीजिए। इट्स 34, 35, 45 पे दोनों चैप्टर हो जाएंगे आपके, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विथ रेवेन्यू। सुनिएगा रेवेन्यू बेटा, रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी बेटा फर्म को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जो भी फर्म को क्या मिलता है बेटा, पैसा। बेटा रेवेन्यू कैसा होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। टीआर कैसे आता है बेटा, प्राइस इंटू आपने कितनी एक की प्राइस रखी है और आपने दिन भर में कितनी क्वांटिटी, जैसे आइसक्रीम वाले की 10 रुपए प्राइस है और दिन भर में उसने 100 बेची, कितनी बेची, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 1000, ठीक है। इससे भी हम लोग निकालते हैं। तो बेटा यहाँ पे दिया है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी। फिर बेटा एवरेज रेवेन्यू कैसा आएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। अरे अभी तो सीखा था एवरेज कॉस्ट कैसा था बेटा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय, बस मैंने सी की जगह यहाँ आर कर दिया और फर्क क्या किया, कुछ अलग किया क्या, नहीं। बेटा मार्जिन रेवेन्यू जैसे निकालते थे वैसे ही निकालते, लेकिन एक बात पक्की करिएगा, जो प्राइस होता है, जो क्या होता है बेटा, वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। मतलब अगर आपको प्राइस दिया है तो बेटा दिमाग मत लगाइएगा, उसी को बोल दीजिएगा तू ही एवरेज रेवेन्यू है, मेरे सर ने सिखाया है। सर प्रैक्टिकल बताइए, हमें तो समझ नहीं आता सर, प्रैक्टिकल बताते हैं, जो प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आपका समय बच जाएगा। पक्का हर केस में सर, हर केस में कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जो प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू है। और नहीं विश्वास होता छोड़ दो एवरेज रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू निकाल दीजिए। 10 डिवाइड बाय 1 कितना होना चाहिए, 10। 20 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 3, 40 डिवाइड बाय 4, तो जो प्राइस है वही तो एवरेज रेवेन्यू है। निकाल के प्रूफ भी कर लीजिए, मन को संतुष्टि भी होना चाहिए, एक बार वेरीफाई भी कर लीजिए कि वाकई ऐसा है, हाँ ऐसा ही है इन ऑल केस। हाँ बेटा किसी किसी केस में सुनो, किसी किसी केस में ए आर जो होगा वही एम आर होगा। अब आप बोलोगे सर ये भी हर केस में, नहीं ये हर केस में, किसी केस में ये दोनों अलग अलग भी होते हैं। सर बताइए अगर किसी केस में अलग होते हैं तो ये देख लीजिए, ए आर और एम आर, इन सम केस इट इज डिफरेंट बट इन ऑल केस प्राइस एंड ए आर ऑलवेज सेम। ये बात पक्की है, पक्की है, पक्की है। निकालना आपको आता है बेटा, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे, जो प्राइस होगी अगर नहीं भी गिवन हो कभी प्राइस, तो आप एवरेज रेवेन्यू से बेटा उसको निकालें, ठीक। बोलो आगे बढ़े। टीआर से एमआर निकाल सकते हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर माइनस करके, माइनस कर, ठीक चल रहा है सब, चलिए। इसके बाद बेटा ठीक है, एवरेज रेवेन्यू ये बात कर ली थी, बस इसको ग्राफ के रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ बेटा मैंने उस समय जब परफेक्ट कंपटीशन बताया था, मैंने बोला था मैं रेवेन्यू में कराऊंगा। परफेक्ट कंपटीशन में जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म एक ही काम कर रही है। निपुण कैसा काम कर रही है, एक ही काम कर रही है, तो वो कमाती है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कमाती है बेटा, 56 में सारी दुकानें खाने की है तो बेटा सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा सब रही हैं।
लेकिन बेटा यहाँ पे जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, क्या होता है बेटा, इम्परफेक्ट, उसमें बेटा इनका डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड। डिमांड कैसी होती है, बढ़ती जाती है। इसमें डिमांड कांस्टेंट होती है, इसमें डिमांड डाउनवर्ड होती है। ठीक है, इसी के साथ फिर रिलेशन आपका दिया, रिलेशन तो आप बेटा ग्राफ उसमें से देख लेंगे, जो ग्राफ है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस। ठीक है, खत्म। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की तरफ। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की तरफ कहने का मतलब ये होता है बेटा, जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, इसकी दो अप्रोच होती है हमें, टीआरटीसी अप्रोच और एमआरएमसी अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच, और आप यहां पे देख लीजिए बेटा, यहां पे आपको टीआरटीसी अप्रोच दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा, टीआरटीसी दिया है ना बेटा, टीआरटीसी हमें दिया है कि नहीं दिया है, टीआरटीसी अप्रोच दिया है, दिया है, यस सर। बेटा देखिए, जब रेवेन्यू 0 था तो कॉस्ट 50 थी। शुरुआत में बेटा हर बिजनेस को लॉस में ही जीना पड़ता है, शुरुआत जब पता नहीं है। फिर बेटा रेवेन्यू 100 होने लगा और कॉस्ट 80, यहां उसने प्रॉफिट का खेल खेला। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है बेटा, यहाँ पे तो वो है ही नहीं, इक्विलिब्रियम वाला केस ही नहीं, टीआर और टीसी, बट मैक्सिमम दिया हुआ है, मैक्सिमम वाला पॉइंट दिया हुआ है। बोलो, यहां पे उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट है कि उसने 400 रुपए कमाए और उसकी कॉस्ट 300 लगी है, मतलब उसका 100 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए क्या हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट। बेटा इसके बाद एक होती है एमआरएमसी अप्रोच, जहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, ये हो गया। इसको बोलेंगे, थर्ड पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे एमआरएमसी के इक्वल हो जाता है। एक्चुअली में बेटा ये जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ना, ये तीनों चैप्टर का कंबाइन है, तीनों भी तो नहीं, दो बोल दीजिए, कॉस्ट और रेवेन्यू को ऐड कर दीजिए तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनता है। इन दोनों चैप्टर को जिसने अच्छे से पढ़ा उसके लिए आसान। आप देखिए, इसमें आ रहा है एमआर और एमसी। एमआर कहां से आया, रेवेन्यू से, और एमसी कहां से आया, कॉस्ट से। तो दोनों चैप्टर मिला के ही बेटा ये वाला चैप्टर बना है। बस इस पूरे इसमें यही बताया है कि किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, प्रोबेबली बुक में भी बड़ा छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसमें मेनली यही है। ठीक है, प्रोड्यूसर का क्या इंपॉर्टेंस होता है बेटा, वो आउटपुट डिटरफाइन कर पाता है, प्राइस देख पाता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाता है और सप्लाई को देख पाता है। बस खत्म, ये भी मेमोरी टिप, ये भी छोटा सा ही, नोट्स में भी छोटा है जी बेटा। ग्राफ बता दें बेटा, ग्राफ अगर आपने, मैंने रेवेन्यू और कॉस्ट में इंडिविजुअल ग्राफ बताए, आप दोनों को ऐड कर देंगे। आपने टीआर का ग्राफ अभी देखा, टीसी का भी आपने ग्राफ देखा, दोनों का आप ऐड कर दीजिए तो आपका इनका कॉम्बिनेशन बन गया। एमआर का करा, फिर एमसी का करा, इन दोनों का ग्राफ कर दीजिए। मार्जिनल कॉस्ट का भी कैसा देखा था, यू शेप, कैसा देखा था, और बेटा यू शेप, और उसके बाद बेटा यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू का कई बार ऐसे आता है स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए एमआर का है और ये यू शेप मार्जिनल कॉस्ट का है, तो दो जगह पे बेटा ये टच करता है। ये मैंने बोला ना, दोनों चैप्टर को मिला दीजिए तो ये वाला चैप्टर बन जा रहा है। ये चैप्टर कोई अलग चैप्टर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद अपना क्या बचा है, हाँ इसको तो बेटा मैं उससे वो वाले नोट से पढ़ाना चाहूंगा। 1 मिनट रुकिए, CACET के नोट से पढ़ाता हूँ ताकि इजी रहे हमारे पास। इलास्टिसिटी, बेटा इलास्टिसिटी में सबसे पहले मेन एक फॉर्मूला होता है, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। इलास्टिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा क्वांटिटी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास है ना वैसे भी, तो अच्छे से इसको ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। सुनिएगा बेटा, इलास्टिसिटी के लिए बेटा पहली जो मेथड होती है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। क्या होती है बेटा, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है ED। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, और बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जाए तो उसको लिख दीजिएगा ES, फॉर्मूला सेम रहेगा। इलास्टिसिटी आ जाए तो ED, और बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो तो ED, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो तो क्या लिखेंगे, ES। फॉर्मूला क्या है सर, परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन, नो, क्वांटिटी डिमांडेड। बुक में भी प्राइस लिखा है क्या, बुक में नहीं लिखा होगा प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। कितना डिमांड में चेंज हुआ और दूसरा कितना प्राइस में चेंज हुआ। बोलो सर, डिमांड में चेंज हुआ उसको अपन लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100, और बेटा अपॉन में होता है चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100। ठीक है सर, चेंज कैसे निकालते हैं मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं।
सपोज मेरी मंथली इनकम 1 लाख है, कितनी है बेटा? और बेटा मेरी अभी इनकम हो गई 1,20,000। मैं चेंज कैसे निकालूंगा बेटा? किसको किस में से माइनस करूं? 1 लाख को 1,20 में से कि 1,20 को 1 में से? 1,20 को। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं न्यू इनकम को मैं ओल्ड इनकम से माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा? तो हमेशा बेटा चेंज कैसे निकालता है? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस। बेटा यहां मैंने ऊपर लिखा चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है बेटा? डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। चेंज निकाला जाता है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस। याद रहेगा? क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत करिए। अपने पास जितना इसके लिए चाहिए उतना समय एक्यूरेट है अपने पास। 17 मिनट से 17 मिनट में ही खत्म होगा, पूरा अच्छे से करा के जाऊंगा। बेटा चेंज इन प्राइस भी कैसे निकाला जाता है? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। याद रहेगा बेटा? इतने फॉर्मूले को कहा जाता है परसेंटेज मेथड। क्या कहा जाता है बेटा? परसेंटेज मेथड। इसको थोड़ा सा इजी करते हैं तो बेटा एक और फॉर्मूला हो जाता है। 1 मिनट और बता देता हूं बेटा। जैसे ये वाला हुआ बेटा, अब आप क्या करिए, मैं इसी सेम फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला याद रहेगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। याद रहेगा ये फॉर्मूला? इसको बेटा इजी करने के लिए होता है, सुनिएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। यही फॉर्मूला था बेटा। अपॉन में बेटा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, यही फॉर्मूला था बेटा। 100 को 100 से काट दीजिए, 100 को 100 से। ये जो डेल्टा पी अपॉन पी है इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या उल्टा हो जाएगा, जिसको आप रेसिप्रोकल कहते हैं। तो क्या मैं बताइएगा सही लिख रहा हूं क्या? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ऐसे ही होगा बेटा, नीचे से ऊपर। अरे बोलो मैथ्स के स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा। क्या मैं अगर डेल्टा पी को इधर लिखूं और क्यू को उधर लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि मैं इंटू ये बेटा इधर उधर कर दिया। तो मैं बेटा इसका फाइनल फॉर्मूला लिखता हूं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। बस इधर उधर क्यों किया बेटा? डेल्टा डेल्टा साथ में हो जाए इसलिए अलग किया। तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी। बेटा इसको कहा जाता है प्रपोर्शनेट मेथड। क्या कहा जाता है बेटा? आप समझ लीजिए जो ऊपर बताया उसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये ऑफिशियल शॉर्ट ट्रिक अपन ने बनाई नहीं है, बुक नहीं बोला बेटा कि इसके इजी फॉर्म को कहते हैं प्रपोर्शनेट। सर मैं किससे करूं? आप प्रोबेबली इसी से ही करिए, लेकिन अगर ऊपर लिखा आ जाए क्वेश्चन में कि सॉल्व करो परसेंटेज से तो फिर ऊपर से करिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं, नोट मत करिए, आप सिर्फ समझिए। आइसक्रीम 10 रुपए की थी तो उसकी 10 यूनिट बिकती थी बेटा। वही बेटा आइसक्रीम 20 रुपए की हो गई तो उसकी 5 यूनिट बेची जाती है। पहले तो ये चेक करो इसमें लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है कि नहीं। प्राइस बढ़ रही है, प्राइस तो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है। बेटा चेक करना बहुत जरूरी है। एक टीचर ने थोड़ा खेल खेला बच्चों के साथ, प्राइस भी बढ़ा दिया और डिमांड को भी बढ़ा दिया। 10 से 20 प्राइस कर दिया और 10 से 20 क्वांटिटी कर दिया। बच्चे एग्जाम की टेंशन में थे, क्वेश्चन किया और जो आंसर आया ऊट पटांग लगा के दे दिया। एक आंसर लिखना था, एक लाइन लिखनी थी, द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल हियर, द क्वेश्चन इज रॉन्ग। इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जिसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है बेटा वो ये करेगा, जिसको नहीं है वो तो धड़ाधड़ करते जाएगा। तो पहले 1 मिनट के लिए बस देख लेना चाहिए, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो सर आइसक्रीम की प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। बेटा मैंने बोला जो पुराना होता है वो ओल्ड होता है, जो पुराना होता है वो, बेटा यहां पे आप नाम दे दीजिए पी। क्या नाम दे दीजिए बेटा? ये ओल्ड प्राइस हो गई। ये क्या हो गई बेटा? बेटा जो न्यू है 20 है उसको दे दीजिए न्यू प्राइस, मतलब P1, मतलब P1। यहां पे इसको दे दीजिए Q और यहां पे इसको दे दीजिए Q1। याद रहेगा बेटा? यस। इसके बाद यहीं पे बेटा निकाल दीजिए डेल्टा P और यहां निकाल दीजिए डेल्टा Q। डेल्टा P होता है P1 माइनस P, P1 माइनस, तो P1 था बेटा 20, P था 10, तो ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? डेल्टा Q होता है Q1 माइनस Q। Q1 है 5, Q1 है, और बेटा Q है 10, Q है 10। आंसर क्या आना चाहिए? माइनस। आप इसको 5 कंसीडर करिएगा। माइनस का मतलब होता है लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है, क्योंकि उसमें इनवर्स रिलेशन है। क्या है बेटा? लेकिन लेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू। हम क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है बेटा। अब बेटा इसको अपने सुनो, डेल्टा P भी अपने पास आ गया, डेल्टा Q भी अपने पास आ गया, P भी है, P1 भी है, Q भी है, Q1 भी है। ऊपर आ जाइए फॉर्मूले में। फॉर्मूले में बेटा ऊपर चाहिए था डेल्टा Q। पहले क्या चाहिए था बेटा? डेल्टा Q आपके पास क्या गिवन है? डेल्टा Q कितना गिवन है? 5 की माइनस 5?
अपन लेंगे 5 बेटा, क्योंकि वो माइनस माइनस का मतलब है कि उसमें इनवर्स रिलेशन है, लेते नहीं है, शो करते हैं। तो लेंगे 5, लेंगे क्या बेटा, 5 लेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अपन डेल्टा पी की तरफ चलते हैं। तो डेल्टा पी जो है वो कितना गिवन है बेटा, 10। कितना है बेटा, 10। इनटू में चाहिए पी, पी तो बेटा पी कितना गिवन था, मैं कर भी रहा हूं पी, अरे बोलो पी कितना है, 10, 10 है। उसके बाद बेटा क्यू चाहिए, क्यू कितना है बेटा, 10। क्यू कितना है बेटा, 10। तो बेटा यहाँ पे अपने को 5/10 गिवन है और 10/10, 10 से 10 अपन ने बेटा यहां से हटाया और 5 से 10 हटाया, मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0 पॉइंट। तो अपनी इलास्टिसिटी बच्चों कितनी आ गई, 0.5। याद रहेगा बेटा, दो मेथड्स अपनी हो गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बस मेन अपना हो गया काम, अपन ने फॉर्मूला देख लिया। बस मेरे साथ 2-3 चीजें याद कर लीजिएगा बेटा। कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है, 5 टाइप की। कितने टाइप की, 5 टाइप की इलास्टिसिटी होती है। हो सकता है बेटा 7-5 या 7-10 हो सकता है, लेकिन मैं घर जाऊं तो मैं ये सोचूं कि मैंने इलास्टिसिटी पूरा पढ़ाया, मन में ये मलाल ना रहे कि मैंने छुड़वा दिया आप लोगों को। ठीक चलेगा क्या, 7-5 7-10, अरे बोलो ना, हाँ ठीक है बेटा। ठीक बेटा, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 टाइप की इलास्टिसिटी है। कितने टाइप की वो सुन लीजिएगा, मैं आप बस याद करते चलिएगा बेटा। एक होता है इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ये 3 को आप एक साथ याद करिएगा। और दूसरे 2 होते हैं इनफाइनाइट और 0, इन 2 को आप एक साथ याद करिएगा। ठीक, बोलो, ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा बेटा। जब इनफाइनाइट बनता है, जब इनफाइनाइट बनता है, वो ऐसा बनता है कि ऐसा बनता है, नहीं ऐसा बन रहा है कि ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। इनफाइनाइट का बेटा शेप हमेशा होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो भी इनफाइनाइट रहेगा, चाहे वो डिमांड में है तो उसका नाम होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, दिमाग लगाइए, अगर ये चीज सप्लाई में होती तो उसका नाम क्या होता, और बेटा शेप उसका ऐसे ही बनता। मेरे पे विश्वास मत करिए, वो किताब देखिए, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई एक्स एक्सिस। एक बार याद करा, काम हो गया। सर इसका शेप कैसा होता है, जहां पे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो, वो बनेगा कैसा, क्योंकि उसका शेप है इनफाइनाइट का ऐसा, तो वो बनेगा ऐसा, याद कर लीजिए। ठीक बेटा। दूसरा बेटा याद करिए, मैं सप्लाई से याद कराता हूँ, डिमांड में बताऊंगा। अभी डिमांड से याद कर रहे हैं, सप्लाई पे ले गया, सही है ना, डन है ना। दूसरा होता है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, उसका नाम क्या था, परफेक्टली, इसका नाम है परफेक्टली। तभी तो बोला कि एक साथ याद करिएगा, ये दोनों दोस्त हैं, इनफाइनाइट और 0, इनका वो 3 के ग्रुप से मतलब नहीं, ये 2 दोस्त हैं आपस में, इनफाइनाइट और 0। इनफाइनाइट, अब 0 बताइए, सुना, ये मैं 0 बना रहा हूं, मैं 0 ऐसा बना रहा हूं कि ऐसा बना रहा हूं, तो इसका जो शेप होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, चाहे वो डिमांड में हो चाहे वो सप्लाई में हो। आप अभी देख रहे हैं सप्लाई में, किसमें देख रहे हैं, गौरिका किसमें देख रहे हैं आप, सप्लाई में। इसका नाम बोला परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। डिमांड में इसका क्या नाम होना चाहिए, परफेक्टली इन इलास्टिक, अरे बोलो ना क्या होता है, परफेक्टली, ये होना चाहिए। विश्वास मत करिए, देखिए उधर, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पैरेलल टू वाई एक्सिस, याद हो गया। ठीक, ये 2 मैंने आपको याद करा दी। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब बेटा 3 मैंने आपको एक साथ बोले थे बेटा, 2 पहले एक साथ बोले, कौन कौन से बोले, इनफाइनाइट और 0। अभी 3 बोले, क्या बोले बेटा, 3, 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 और, बेटा 1 का मतलब होता है वो बंदा बिल्कुल फिट है, 1 का मतलब क्या है, वो बंदा बिल्कुल, ग्रेटर देन 1 मतलब वो थोड़ा सा मोटा है, और लेस देन 1 मतलब वो थोड़ा सा पतला है। सुनिएगा बेटा, जो परफेक्ट ग्राफ बनता है या परफेक्ट कर, वो ऐसा बनता है जो मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं इक्वल टू 1। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल टू 1 करेक्ट बनता है। आप भी जब बेटा पेंसिल ऐसे खींच के एकदम ऐसा बनाते हैं ना, इसको भी 1 ही बोलते हैं। ग्रेटर देन 1 थोड़ा सा, तो बेटा वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड बनेगा, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन 1। और लेस देन 1 थोड़ा सा, तो उसको अंदर करेंगे और बोलेंगे 2 है लेस देन 1। 1 पे 3 अपन ने बना दिए, बोलो याद रहेगा। 1 एक्यूरेट, ग्रेटर देन 1 थोड़ा बड़ा, लेस देन 1 थोड़ा छोटा। विश्वास मत करिए, देखिए, सुनिए बेटा। इक्वल टू 1 वाला बताइए जरा, पहले मैं इसको रब करता हूं, लीजिए रब बेटा। ये इक्वल टू 1 ये रहा, इक्वल टू 1 ये रहा, इक्वल टू 1 परफेक्ट बनता है। ग्रेटर देन 1 जो था बेटा वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड था,
देखो थोड़ा सा एक्सटेंडेड दिख रहा है आपको, लेस देन 1 थोड़ा दुबला पतला था, देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ स्लांट बन रहा है, बन रहा है। अपन ने 1 पे 3 बना दिया ताकि अपने को इन तीनों के बीच में फर्क नजर आए, याद रहेगा? बोलो। ये आपने डिमांड का देखा, सर क्या देखा जरा बताओ तो। बेटा जो इन्फाइनाइट देखा वो ऐसा देखा, इन्फाइनाइट कैसा था? जीरो कैसा था? ऐसा। बोलो, याद रहेगा? बेटा जो इक्वल टू 1 था वो था ऐसा, इक्वल टू 1 कैसा था? जो ग्रेटर देन 1 था वो था ऐसा, जो ग्रेटर देन वो कैसा था? जो लेस देन 1 था वो थोड़ा अंदर की तरफ था। 1 पे 5। निपुण, समझ में आया क्या? सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सप्लाई के 2 आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सीख लीजिए। बेटा सप्लाई में आप 2 सीख चुके थे, ये था परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, क्या था बेटा? और जो ऐसा था उसका नाम क्या था? परफेक्टली इलास्टिक सब। ये 2 तो याद कर लिए थे। इनफाइनाइट ये था ना, ये था ना, और जीरो ये 2 याद कर लिए थे बेटा। अब 3 को अपन याद करेंगे, 3 कौन कौन से रहेंगे बेटा? वो मैंने यहां पे बना दिया है बेटा। इक्वल टू 1, जीरो से आप जैसा खींचते हैं ऊपर की तरफ उसको बोलते हैं इक्वल टू 1। उसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्वल टू। ग्रेटर देन 1 वाई एक्सिस से बनता है, ग्रेटर और लेस देन 1 एक्स एक्सिस से बनता है। तीनों खत्म। बोलो, ठीक है। अब आपको लास्ट एक फैक्टर सिखाना चाहता हूं, बस वो फैक्टर सिखा दिया तो आपका काम, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो वो फैक्टर से बनता है। बेटा 2 चीजें याद रखिएगा हमेशा। बेटा जो चीज बहुत इजीली चेंज होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक। क्या बोलते हैं बेटा? हमारे जो बेटा हम जो क्लोथिंग या विंटर अपैरल्स पहनते हैं ना बेटा, वो इलास्टिक होते हैं। कभी ठंडी हुई तो उस अनुसार पहनेंगे, गर्मी हुई तो उस अनुसार। बेटा जो इजीली चेंज ना हो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं बेटा? घर पे आप मिल्क लेते हैं, मिल्क कभी सीजन से लिया है क्या आपने? नहीं, मिल्क जो कांस्टेंट लेते हैं हो गया इन इलास्टिक। जो चेंज हो वो इलास्टिक, जो चेंज हो वो, और जो चेंज नहीं हो वो क्या होता है? इन इलास्टिक। अब मैं आपको कुछ फैक्टर दूंगा, बस बताइएगा क्या चेंज होता है तो बोलिएगा इलास्टिक, नहीं चेंज हो तो बोलना इन इलास्टिक। सबसे पहला आता है प्राइस लेवल। क्या आता है बेटा? ये मैं बताता हूं बेटा। प्राइस लेवल 3 होते हैं, हाई, लो और मॉडरेट। हाई, लो और बेटा जो हाई प्राइस होता है ना वो रिच तो अफोर्ड कर ही लेता है, जो लो प्राइस होता है ना वो बेटा गरीब तो अफोर्ड कर ही लेता है। तो जो हाई और लो होता है बेटा प्राइस, वो होता है इन इलास्टिक। क्या होता है बेटा? जो बीच का प्राइस होता है ना बेटा, वो इंसान सोचता है लो नहीं लो, नो लो नहीं लो, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। क्या बोलते हैं बेटा? लग्जरी रिच अफोर्ड कर ही लेगा, नेसेसिटी पुअर अफोर्ड कर ही लेगा। जो बीच का मॉडरेट प्राइस होता है वो सोचते हैं ले या नहीं ले। बोलो, याद रहेगा? यही प्राइस लेवल में लिखा है बेटा। सेकंड की तरफ बढ़ता हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ, जिसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। मान लीजिए मैं बाहर का पानी पीता हूं, कभी बिस्लेरी मिल गया, कभी एक्वाफिना, कभी हेल्थ प्लस। बेटा जिसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल है वो होता है इलास्टिक। क्या होता है बेटा? कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। लेकिन मान लीजिए जिसके सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, वो एक ही ब्रांड मिलता है, वो क्या मिलता है बेटा? क्या वो इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक होगा? इन इलास्टिक, वो चेंज नहीं होगा। ठीक चल रहा है? ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना? ठीक है, चलो बस आखिरी पे ही अपन पहुंच गए। पढ़े बेटा, बोलो। इसके बाद आता है बेटा नेसेसिटी। क्या आता है बेटा? मुझे बताओ, जो नेसेसिटी है आपकी आवश्यकताएं, वो इलास्टिक होंगे कि इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। क्या होंगे बेटा? उसको आप चेंज ही नहीं करेंगे। जो आपकी आवश्यकताएं बेटा, खाना मेरी आवश्यकता, कभी ऐसा बोलोगे आज खाने का प्राइस बढ़ गया खाना नहीं खाते हैं, ऐसा बोलोगे? नहीं। नेसेसिटी चेंज नहीं हो सकती, आप कुछ भी करेंगे, लेकिन करेंगे उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं बेटा? इन इलास्टिक। अगर बेटा इसी नेसेसिटी की जगह में लिखता लग्जरीज, क्या लिखता बेटा? ऐसा है क्या लग्जरीज आप नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे, ऐसा है क्या? तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है इलास्टिक। क्या होता है बेटा? वो चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नेसेसिटी उसको चेंज आवश्यकताएं करनी पड़ती है। टाइम पीरियड, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज से 5 साल बाद मैंने कार प्लान करी है। मान लीजिए मैंने 5 साल बाद सोचा कि मैं रॉल्स रॉयस लूंगा। आज से 5 साल बाद विजन बना लिया आज से। जब शायद ऐसा हो सकता है 5 साल बाद आऊं तो एक नई अच्छी कार निकली, मैंने शायद वो ले ली। जब टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है ना बेटा, आप होते हैं इलास्टिक। जब टाइम पीरियड लॉन्ग होता है तो आप क्या होता है बेटा? इलास्टिक। मुझसे कोई फर्स्ट क्लास में पूछता था क्या बनोगे, तो मैंने कुछ और बोला था। सेकंड क्लास में हमको एक चैप्टर पढ़ाया, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके पढ़ाया था। तो बोला क्या बनोगे, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड क्लास में बोला क्या बनोगे, मैंने कहा पायलट बनूंगा। फोर्थ क्लास में, 10th क्लास में बोला क्या बना, मैंने कहा इंजीनियर। 11th क्लास में बोला क्या, मैंने की सिस्टर सीए कर रही थी, मैंने कहा सीए बनूंगा।
ट्वेल्थ क्लास में बोला क्या बनोगे, मैंने कहा फिर CS का बोला कि CS बनूंगा। तो बेटा समय लंबा था तो क्या हुआ, इलास्टिक। क्या हुआ बेटा, दूसरा ऑप्शन सुनिएगा, मैं क्लास में आ रहा था और मेरे पास एक ही पेयर ऑफ शूज है और वो आते आते फट गए, वो आते आते क्या हो गए। अभी आपकी क्लास से जाने के बाद मुझे पहला काम क्या करना चाहिए, शू लेना चाहिए। टाइम पीरियड शॉर्ट है कि लॉन्ग है, तो शॉर्ट में आप हो जाते हैं इन इलास्टिक। शॉर्ट में क्या होते हैं बेटा, लेना ही पड़ेगा, शॉर्ट है ना बेटा, लेना ही पड़ेगा, शॉर्ट है, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। जिसको पोस्टपोन कर सकते हो वो होता है इलास्टिक। वो क्या होता है, जिसको पोस्टपोन, वो होता है इन इलास्टिक। हैबिट, किसी की कोई हैबिट है, वो होता है इन इलास्टिक। क्या होता है बेटा, आप कुछ भी कर लीजिए वो उसको कंज्यूम करेगा ही करेगा। बोलो नेक्स्ट होता है लग्जरी, और मैंने बता दिया था बेटा लग्जरी और नेसेसिटी के बारे में। वेरियस यूजेज, जिसके ज्यादा यूजेस होते हैं वो होता है इलास्टिक। क्या होता है बेटा, इलास्टिक। जैसे देखो मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूजेस है, छाछ दूध दही सब बहुत सारे हैं बेटा। तो बेटा उसके क्या अलग अलग यूजेस हैं बेटा। तो आप कभी आपके घर मेहमान आता है तो उसको ज्यादा ले लेते हो, एक आध लीटर, कभी कम होता है तो कम ले लेते हो, कभी बाहर, तो उसका आप चेंज करते रहते हो। क्या करते रहते हो बेटा, चेंज। पोस्टपोनिंग तो मैंने बताया, जिसको पोस्टपोन कर सकते हो वो होता है इलास्टिक, जिसको पोस्टपोन करते हो वो क्या होता है, इलास्टिक। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ आपका इलास्टिसिटी होता है खत्म, फिर भी मैंने 2 मिनट पहले खत्म कर दिया, ठीक है। इसी के साथ आपका माइक्रो का रिवीजन होता है खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अच्छा साथ रहा।